नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर ये आ रही है कि मैच में बारिश का साया जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पांचों ही दिन थोड़े बहुत चांसेस हैं बारिश के, लेकिन पहले दिन तो बहुत ज्यादा चांसेस है बारिश के। प्रैक्टिस सेशन भी रद्द कर दिया गया आज यानी कि 4 मार्च को, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि धर्मशाला टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं संकट में आ गया है। इस लाइव सेशन में वेदर के ऊपर भी बातचीत करेंगे और तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड भी अपने प्लेइंग 11 में कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। इसीलिए धर्मशाला टेस्ट के बारे में जो चीजें आपको जानना जरूरी है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अखिल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बारिश का साया है, यानी कि जो हम 4-1 का सपना देख रहे हैं या इंग्लैंड 3-2 का सपना देख रही है, वो कहीं ना कहीं शायद चूर होता दिखाई दे रहा है। यार, आपने जो 3-2 बोला ना, तो मुझे राजकोट वाला वो बयान याद आ गया बेन स्टोक्स का कि 3-2 से हम अभी जीतेंगे। पता नहीं कैसे बयान दे दिया था, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा 4-1 से इंडिया जीत जाएगा। यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। बारिश की चांसेस हैं, बारिश के आसार हैं, लेकिन क्या पता है बारिश इंग्लैंड के लिए खतरनाक साबित हो। हमारे पेसर्स, हालांकि धर्मशाला में कंडीशन इंग्लैंड के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, लेकिन चूंकि हम सीरीज में आगे चल रहे हैं, हमारे कंधे भी ऊपर झुके हुए हैं, मैं अच्छे मतलब खड़े हुए हैं, मैं कहूँगा कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। एक बार वेदर फोरकास्ट पर नजर डाल लेते हैं। 5 दिन का वेदर है। 7 मार्च 80% चांस है रेन के, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 से 0 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो स्नो के चांसेस भी हैं यहां पर, यानी कि मैच बारिश की वजह से ही नहीं, बर्फबारी की वजह से भी प्रभावित हो सकता है। अभी आपने बहुत कम सुना होगा क्रिकेट की भाषा में कि बारिश नहीं, बर्फबारी की वजह से मैच प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है अखिल। लेकिन 7 मार्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला दिन, और पहले दिन ही 80% चांसेस बारिश के, जिसमें बर्फबारी के भी चांसेस है। अब बर्फबारी होगी, यानी कि टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पहले दिन ही। टॉस जो भी जीतेगा वो पहले चाहेगा, शायद बॉलिंग करना चाहे, क्योंकि सीमिंग कंडीशन रहेंगी, हवाएं तेज चलेंगी। ऐसे में इंग्लैंड जरूर चाहेगा कि टॉस जीते और इंडिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करे, क्योंकि 80% चांसेस बारिश के पहले दिन है। हालांकि धीरे धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन बारिश के आसार थोड़े कम है, लेकिन पहला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5वें दिन भी बारिश के आसार है। वो एक बार फिर से अगर आप देखेंगे, अगर वेदर रिपोर्ट में 11 मार्च की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो चांस ऑफ रेन 50%। नहीं, मैं 5वें दिन पता है क्यों नहीं गया? हाँ। क्योंकि अभी तक इस सीरीज के चारों में 4 दिन में खत्म हो नहीं, अगर पहला धुल ही गया, अगर पहला वो बर्फबारी से धुल गया, उसके बाद शायद आएंगे वो जो नहीं खेल रहे, वो शायद आ जाए कि आप यार थोड़ा सहयोग दीजिए, बर्फ हटाइए। अब आप समझ गए होंगे कौन आएगा। 8 मार्च को 40%, 9 मार्च 10 मार्च को 20% चांस है, और 11 मार्च को 50% चांस है बारिश के। अब इसमें आप तापमान देखेंगे तो पहला दिन यानी कि 7 मार्च जो है, वहां पर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इंग्लैंड तो कहेगी वाह, घर में आ गए हम, तो मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं। बारिश जो है, बर्फ गिर रही है और आसपास पहाड़ दिख रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड है, हवाएं तेज चल रही हैं, ठंड भी लग रही है। तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए वो होम कंडीशंस जैसी चीजें बन जाएंगी। लेकिन अगर पहला दिन बारिश की वजह से धुल जाता है और उसके बाद पिच में मॉइस्चर, तेज हवाएं, ओवरकास्ट कंडीशंस, बाकी के 4 दिन जो है इंग्लैंड उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉस ऐसी सिचुएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टॉस का फैक्टर यहाँ पे बड़ा रहेगा। इंडिया इंग्लैंड जो भी होगा शायद बॉलिंग करना चाहेंगे टॉस जीत के, क्योंकि इस कंडीशन को देखते हुए तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिश भी है, बर्फ भी गिरेगी, तो इससे बढ़िया वेदर और कुछ नहीं हो सकता क्रिकेट के लिए। अच्छी बात यह है कि इंडिया सीरीज जीत चुका है। अगर रांची में या फिर राजकोट में थोड़ा कुछ उल्टा सीधा हो जाता, इंडिया मैच हार जाता, तो धर्मशाला में इंडिया के ऊपर संकट बन रहा था, और हम कहते हैं कि सीरीज दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल। और यहां पर भी देखेंगे, अगर आप पहला दिन बारिश की या बर्फबारी की वजह से पूरी तरीके से अगर प्रभावित हो भी जाता है, तो आपके पास 4 दिन बचेंगे इस टेस्ट मैच के लिए। और जो हमने पिछले टेस्ट मैचेस देखे हैं, वो भी उसमें से एक आध मैच ऐसा भी था जिसमें हमने देखा था कि चौथा दिन एक्सटेंड भी करना पड़ा था मैच को पूरा करने के लिए। तो वहां पर 4 दिन है, सीमिंग कंडीशंस है, हो सकता है कि 1-2 सेशन और किसी दिन अगर बारिश की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। और 5वें दिन भी 50% चांसेस हैं, दूसरे दिन 40% चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर पेसर्स को मदद मिलती है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, धर्मशाला की विकेट वैसे भी पेसर्स को ही मदद करती है, तो इस चीज का फायदा तो इंग्लैंड की टीम उठाना चाहेगी ना पूरे तरीके से। क्योंकि हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर इंडिया में टेस्ट मैचेस हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो इंडिया चढ़कर खेलती है। पिछले 10-11 साल से टीम इंडिया इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि यहां पर रैंक टर्नर्स होते हैं, स्पिन ट्रैक मिलते हैं। लेकिन धर्मशाला में जब टेस्ट की बात आएगी और ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस, तो इंग्लैंड के पेसर्स इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। तो ऐसे में तो जो बेन स्टोक्स खुद चाहेंगे खुद बॉलिंग भी करें, और स्पिनर्स का जो इनका अटैक है, टॉम हार्टली, शोएब बशीर, रेहान अहमद तो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं इंग्लैंड, यानी कि 3 पेसर के साथ इंग्लैंड शायद उतर सकता है। मार्क वुड, जेम्स एंडरसन और शायद केस एटिंगसन।
ऑली रॉबिन्सन भी वहां पर पिछले मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो 4 पेसर्स उनके पास मौजूद है, क्या एक को आराम दिया जा सकता है? क्या मार्क वुड या फिर जेम्स एंडरसन? क्योंकि इस कंडीशन में शायद आप जेम्स एंडरसन को तो पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन गस एटिंगसन भी उनके पास मौजूद है, तो क्या उसका भी ये पूरा फायदा उठाना चाहेंगे कि एक पेसर, फ्रेश पेसर हमारे पास मौजूद है? तो इस चीज का भी पूरा फायदा इंग्लैंड की टीम उठाने की कोशिश कर सकती है। अखिल, मैं खुद चाहूँगा कि शायद एक फ्रेश पेसर के तौर पर इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरे। एंडरसन ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, पहला मैच खेले नहीं थे, जैक लीच उनकी टीम में खेले तो उसके बाद वो रूल्ड आउट हो गए। आखिरी के जो 3 मैच थे, दूसरा, तीसरा, चौथा मैच, एंडरसन को खेलने का मौका मिला, वो इंटेंट उनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आया, या फिर आप ये कह लीजिए कि उस तरीके की लय में जेम्स एंडरसन नज़र नहीं आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी मैच में उनको आराम दें और आप गेस एटिंगसन एक युवा पेसर को लेकर मैदान पर उतरें। ऑली रॉबिन्सन आपके पास है जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड को चाहिए कि वो अच्छी बॉलिंग करके दें। मार्क वुड ऑलरेडी उनके पास है, और बेन स्टोक्स, क्योंकि रांची हारने के बाद मैककुलम ने खुद अपने बयान में कहा है कि हम शायद धर्मशाला में परिस्थितियां इस तरह की होने वाली है, कंडीशन हमारे फेवर में होने वाली है और वहां पर बेन स्टोक्स बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बेन स्टोक्स भी अगर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे तो फिर इंग्लैंड के पास ऑप्शंस काफी सारे हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड के पास ऑप्शंस होंगे गेंदबाजी के, तो फिर कहीं ना कहीं, और एक वो होता है ना फियर ऑफ न्यू का, अगर एटिंगसन खेलते हैं वहां पर तो इंडिया के बैट्समैन को भी वो हो सकता है ना, जैसे ऑली रॉबिन्सन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो हो सकता है कि फिर वहां पर एटिंगसन भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाए और हमें परेशानी हो उस पेसर को खेलने के लिए। फिलहाल बेन स्टोक्स के अगर बल्लेबाजी के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने कुछ खास अभी तक किया नहीं है। एक अर्धशतक है, 4 मैच में 197 रन बनाए हैं, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स अगर बल्लेबाजी से उतना ज्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो गेंदबाजी ही कर लीजिए, क्योंकि आपका कप्तान ही वो ऐसा है कि आपको ब्लॉक किए हुए, एक पोजीशन जो है ब्लॉक किए हुए, क्योंकि बल्लेबाजी काफी लेट आते हैं, कई बार उनको टेल के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्रॉपर बैटर के रूप में खेल रहे हैं तो फिर आपको रन तो अखिल बनाने पड़ेंगे। एक ना मुझे मैकुलम का बयान भी समझ में नहीं आया चिराग, जब रांची टेस्ट में हारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया कि नेट्स पे लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, हैदराबाद में बॉलिंग की, वाइजैक में बॉलिंग की, राजकोट के नेट्स पे भी बॉलिंग की, इवन रांची मैच शुरू होने से पहले लगातार टीम 4-5 दिन पहले पहुंच गई थी रांची, वहाँ पे भी बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन मैच में बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैकुलम का कहना है कि कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होती हैं, हमको लगता है कि शायद एंडरसन थोड़ा ज़्यादा ओवर डाल लेंगे, मार्क वुड थोड़ा स्पेल अपना एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमने स्टोक्स को बचा के रखा है। यार सीरीज आपके लिए दांव पर थी, राजकोट हारने के बाद आपके लिए रांची का जो मैच था वहीं पे आप कमबैक कर सकते थे, वहीं पे स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं डाली, और अगर कुछ दुविधा भी लगती है कि यार बॉलिंग के लिए फिट नहीं है तो आप नेट्स पे क्यों बॉलिंग कर रहे हैं? और फिर मैकुलम कहते हैं कि परिस्थितियां हमारी जो होने वाली हैं वो धर्मशाला में अनुकूल होंगी। तो मैं अभी तक ये बयान समझ नहीं पा रहा हूँ कि एज अ कैप्टन वो खुद को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं, खुद बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा ना बचा कर रख रहे हैं उनको, तो उससे एक बात याद आती है रोहित शर्मा की। वो एक बार 3 रिव्यू बचे हुए थे, आपको याद होगा, तब कह रहे थे कि 3 रिव्यू बचे हुए क्या कर रहे हैं, ले लेते हैं। तो इस तरीके की बातें, तो बचा कर क्या करेंगे आप सीरीज अब खत्म हो चुके, एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, आप कितना बचा कर रखेंगे? और बचाने की परिभाषा क्या है, ये भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टोक्स को बचा के रख रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं। और जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि बेन स्टोक्स जब भी अगर गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं तो टीम इंडिया को परेशानी होगी ना, क्योंकि एक और पेसर वो एक ब्रेक थ्रू निकालने के लिए कुछ नया हो जाता है एक एंड से अगर आप लगा के रखते हैं। और बाय द वे ये चीज भी देखिए, आप कह रहे हैं ना बचा के रखा हुआ है, वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक ओवर डाल दिया यार। 1-2 ओवर का, कम से कम 2-3 ओवर का स्पेल तो आप दे ही सकते हैं ना बेन स्टोक्स खुद को। तो यहाँ पर ये चीज शायद बेन स्टोक्स को समझनी होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर डेब्यू का मौका मिल जाए, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो के एक बार आंकड़े हम देखना चाहेंगे। यहाँ से हम कहते हैं कि रजत पाटीदार का बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन वहां से जॉनी बेयरस्टो का भी तो बल्ला नहीं चल रहा। अगर जॉनी बेयरस्टो के आंकड़े पर भी आप नजर डालेंगे तो उन्होंने भी 4 मैच खेले हैं और 4 मैच में उनके बल्ले से निकले हैं सिर्फ 170 रन, 8 पारियां, 170 रन, 21.25 का औसत। कोई 50 नहीं है, कोई शतक नहीं है। जॉनी बेयरस्टो की जगह क्या इंग्लैंड के पास एक और विकल्प मौजूद है अखिल? शायद डेनियल लॉरेंस जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात वही आ जाती है यार कि 99 मैच खेल चुके हैं जॉनी बेयरस्टो, 38 उनका बेस्ट रहा है सीरीज की 8 पारियों में, लेकिन शायद एक और मैच के लिए मौका दे, क्योंकि 100वां मैच है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है ना कि यार क्यों 100वें मैच का थोड़ा और इंतजार बढ़ाया जाए। वैसे इंग्लैंड को इस साल बड़े कम टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इसके बाद वैसे भी प्लेयर्स IPL में बिजी हो जाएंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप, तो क्यों उसको लंबा खींचा जाए। शायद इसको देखते हुए एक मौका बेयरस्टो को और मिले। यार सीनियर प्लेयर तो हैं, हालांकि रन नहीं बने हैं, बिल्कुल रन नहीं बने हैं, लेकिन हम पाटीदार को खिला रहे हैं, आप बेयरस्टो को खिला लो। हम पाटीदार को पता नहीं है बाय द वे खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं आप। नहीं, हम दोनों तो खिला रहे हैं ना। लेकिन वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 95% श्योर है
कि देवदत्त पडिक्कल ही खेलते हुए नजर आएंगे। रजत पाटीदार को शायद यहां से बाहर बिठा दिया जाएगा इस टेस्ट जब मैच के लिए। हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, एक कहते हैं कच्चा नींबू हो जाएगा या फिर बीच का कोई हो जाए, दोनों टीमों से बैटिंग कर ले, ऐसी कच्चा नींबू हमारी तरफ रजत पाटीदार है, उनकी तरफ जो अभी तक तो इंग्लैंड की तरफ से ही खेल रहे हैं, जितना अभी तक समझ में आया तो बेस्ट हमारी तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक एक है दोनों टीम में, मतलब इस तरीके का नजर नहीं लगती है, इसलिए हम कहते हैं नजर नहीं लगते। एक आधा खिलाड़ी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो नजर भी बचा कर रखे। एक और सेगमेंट है हमने जो शुरू किया है, जिसको हम कहते हैं कि आपका सवाल आपकी जुबानी दिखाएंगे हम। एक नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इस पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। ये नंबर है 9643524676। इस नंबर पर आप अपनी वीडियोस भेजिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, जो ऑडियो के सवाल आते हैं, टेक्स्ट में सवाल किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी वीडियोस बनाकर भेजें। आपका चेहरा यहां पर दिखेगा हमारे लाइव सेशन में न्यूज़ नेशन पर। आपका सवाल आपकी जुबानी दिखाएंगे हम, और आज नजर डालेंगे आज किसका सवाल आया है। और सवाल जो होते हैं ना अखिल, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, हम सभी भी देखते हैं और उसका जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज का सवाल क्या है। हाय, मेरा नाम रिया है और मैं एक्चुअली ये आपकी वीडियोस रोज देखती हूँ। मेरा एक सवाल है कि धर्मशाला मैच में इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? तो अखिल, सवाल यही आया है कि इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। रिया का ये सवाल आया है, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी है? मुझे लगता है कि बेन डकेट या फिर जैक क्रॉली, क्योंकि पूरी सीरीज में अभी तक इंग्लैंड के दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंडिया के बॉलर्स को थोड़ा सा परेशान किया है, थोड़ा सा ही परेशान किया है, लेकिन 8 पारियों में इन्होंने लगातार रन बनाए हैं। कभी जैक क्रॉली का बल्ला चलता है, कभी बेन डकेट का बल्ला चलता है। बेन डकेट ने तो एक बड़ा 100 भी बनाया है। तो इन दोनों प्लेयर से मैं कहूँगा थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि कंडीशन वैसे ही अभी इंग्लैंड के बराबर है, तो ये शायद इसका फायदा भी उठाएंगे और इन दोनों से बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं दोनों, ये आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हैं। वो 10 ओवर में ही 50-60 रन आपको अगर दे देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया शुरुआत में ही थोड़ी बहुत बैकफुट पर आती हुई नजर आई। अब इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है वो तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है इंग्लैंड का वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। अब ये भी हम कहते हैं कि यार स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे थे, परेशान तो उन्होंने भी किया था, लेकिन बस चिराग वही बात है ना कि इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल फॉर्म में ही नहीं है। जो रूट के एक मैच में 100 आई है, बेस्टो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। स्टोक्स का पहले मैच में 50 आई थी, 71 या 72 उन्होंने किया था हैदराबाद की पहली पारी में। अब सिराज के पास ये बेनिफिट है कि राजकोट में उन्होंने अच्छी लय हासिल की, आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग की, और अब तो बुमराह वापस आ गए हैं यार। अब तो मैं कहूँगा कि बेन डकेट और जैक क्रॉली, हालांकि ये जोड़ी थोड़ी बहुत परेशान करेगी, लेकिन हमारे साथ फायदे का सौदा ये रहा है कि जब क्रॉली चलते हैं तब बेन डकेट नहीं चलते, जब डकेट चलते हैं तब क्रॉली नहीं चलते। तो यहाँ पे एक विकेट तो इंडिया को शायद इनिशियल स्टेज में मिल जाएगा, और बुमराह के आने के बाद तो शायद चिंता वाली और समस्या थोड़ी कम हो गई है। चिंता और हो गई है। और जो रिया ने सवाल पूछा ना कि इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी इंडिया को परेशान कर सकता है, लेकिन इंडिया का कोई खिलाड़ी अगर इंग्लैंड को सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है, मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल वो नाम है। क्या शानदार प्रदर्शन किया अभी तक, 655 रन बना चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने की अगर बात है तो विराट कोहली की बराबरी वो कर चुके हैं, उनके भी 655 रन थे। आंकड़े आपको दिखाएंगे, वो लिस्ट आपको दिखाएंगे कि यशस्वी जायसवाल कहां पर मौजूद हैं और कितना ज्यादा वो आगे तेजी से बढ़ रहे हैं अपने टेस्ट करियर में। ये वो आंकड़े हैं। टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज अगर बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, विनोद कांबली 14 पारियां, चेतेश्वर पुजारा 18 पारियां, मयंक अग्रवाल 19 पारियां, सुनील गावस्कर 21 पारियां, और अब यशस्वी जायसवाल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर 8 मैच खेले, 15 पारियों में 971 रन बना चुके हैं। और अभी देख लीजिए इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 2016 में 655 रन किए थे, और मौजूदा सीरीज में यशस्वी जायसवाल 655 रन कर चुके हैं। यानी कि 1 रन और बनाएंगे तो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2002 में टीम इंडिया के हेड कोच जो भी हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने 602 रन बनाए थे। इसके अलावा फिर विराट कोहली का नाम आता है। खैर, अगर ये सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो 15 पारी अभी तक खेल चुके हैं यशस्वी जायसवाल। यानी कि धर्मशाला में अगर पहली पारी में, दूसरी पारी में भी 29 रन बना देते हैं तो पुजारा, मयंक अग्रवाल और सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, और 29 रन दूर है यहाँ पर 1000 रन पूरे करने के लिए। और यशस्वी जायसवाल के लिए भी अपना ये जो पर्सनल माइलस्टोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WTC का पॉइंट्स टेबल, जिसमें अभी टीम इंडिया पहली पोजीशन पर आ गई है। पहले दूसरे पर थी वो ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ मैच के साथ जब हुआ तो इंडिया पहले नंबर पर आ गई अखिल, और अब उम्मीद यही है कि पहले पर ही रहें। अब अगर मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही है तो वो सीरीज जो सबसे टफ हमें नजर आ रही है टेस्ट सीरीज, वो ऑस्ट्रेलिया वाली है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो दिसंबर जनवरी में खेली जाएगी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यही हम दो चाहते हैं कि यही दो टीमें ऊपर रहें।
यार मैं तो नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, क्योंकि इंडिया टॉप पर है। मैं चाहता हूँ इंडिया फाइनल खेले लगातार तीसरी बार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं यार। अब ऑस्ट्रेलिया से हारना अच्छा नहीं लगता, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है ना, आप उसको इंग्लैंड की कंडीशन में हरा भी नहीं पाएंगे। 2025 में शायद जो लॉर्ड्स में मैच होगा फाइनल जून के महीने में, कंडीशन वैसी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहेंगी, तो मैं तो नहीं चाहता टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहे। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कोई भी ले आओ, ऑस्ट्रेलिया मत लाओ। ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि जख्म ऐसे ऐसे दिए हैं टीम इंडिया को कि वो भुलाए नहीं भूलते हैं हमें, चाहे वो WTC का फाइनल ही हो पिछला, या फिर वर्ल्ड कप हो 2023 का, उसके फाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ही सामने आ गई थी फाइनल में, और हमें वो वाला मैच भी गंवाना पड़ा था। तो हम नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया सामने हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि धर्मशाला टेस्ट भी हम जीतें, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हम खेलने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, वो भी हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया पिछड़ता हुआ चला जाए और हमें एक नया ओपोनेंट मिल जाए। लेकिन धर्मशाला टेस्ट से जुड़ी भी कुछ और बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अखिल, मौसम को देखते हुए क्या टीम इंडिया भी 3 पेसर्स के साथ उतर सकती है? क्या कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, या फिर आपको लगता है जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद आकाशदीप या फिर सिराज, दोनों में से किसी एक को बाहर किया जाएगा? नहीं, मुझे आज लग रहा था कि शायद 3 पेसर के साथ इंडिया जाएगा, लेकिन मैं 7 साल पहले गया 2017 में, जब भारत ने यहाँ पे मैच खेला था। इन्हीं दिनों मैच खेला था, मार्च में, 25 मार्च के आसपास वो मैच हुआ था। अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे, और कंडीशन ऐसी थी चिराग, क्योंकि धर्मशाला में बारिश होती रहती है, कभी भी बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ती है, इसी तरह की कंडीशन थी, और इंडिया केवल 2 पेसर के साथ मैदान पर उतरा। उमेश यादव थे, ईशांत शर्मा थे, और 3 स्पिनर्स थे भारत के पास, जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव। कुलदीप का डेब्यू हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी इंडिया इसी बॉलिंग के साथ मैदान पे उतरेगा। 2 पेसर, 3 स्पिनर। पेसर में आपके पास सिराज और बुमराह, यानी कि आकाशदीप को बाहर बैठना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आकाशदीप ने फिर ऐसा क्या गलत कर दिया? पहला मैच डेब्यू खेला पिछला उन्होंने, उसमें उन्होंने विकेट्स चटका दिए 3, और 3 विकेट्स कौन से थे? जैक क्रॉली, बेन डकेट और ऑली पॉप, तीनों ऊपर के बल्लेबाज उन्होंने उड़ा दिए थे आते ही। तो फिर आकाशदीप कहेंगे यार ऐसा क्या मतलब हो गया? और वही चीज मैं देवदत्त पडिक्कल के लिए भी बोलता हूं कि यार एक मैच आप खिलाकर क्या प्रूव कर लोगे? अब आगे टेस्ट सीरीज भी जल्दी आपके पास नहीं आने वाली है कोई, तो फिर ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे? कोई डेब्यूटेंट किस उम्मीद से आता है टीम इंडिया में कि हमें सिर्फ एक ही मैच में मौका मिलेगा? नहीं, मुझे तो खुद नहीं लगता है कि रजत पाटीदार को बाहर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में प्लेयर को भी डाल दिया गया होगा कि पाटीदार आपको ये मैच खेलना है, हम आपको बैक कर रहे हैं। और पडिक्कल को भी दिमाग में ये बात डाली गई, उनको बोला गया होगा कि आप शायद डेब्यू नहीं करेंगे, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा और घरेलू क्रिकेट में पकना पड़ेगा। जो काम सरफराज खान कर आए हैं, रजत पाटीदार कर आए हैं, ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस। और लेकिन आकाशदीप के लिए बात है ना कि आकाशदीप को क्यों एक ही मैच के बाद यार फिर ऐसे तो मुकेश कुमार के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि वाइजैक में उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि कम ही ओवर डाले थे यार, 11 या 12 ओवर डाले थे। कंडीशन उस तरह की थी, क्योंकि बुमराह ने 6 विकेट लिए थे वाइजैक में, उधर से एंडरसन ने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वो या ना मुकेश कुमार को ज़्यादा लंबे स्पेल नहीं मिले। गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ टूर पे भी खेले थे, साउथ अफ्रीका टूर पे भी खेले थे, और इंडिया के लिए लगातार खेलते आ रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। तो मुकेश कुमार ने क्या गलत किया था? मुकेश कुमार, मतलब यही है ना कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कैप्स जितनी ज़्यादा दी गई हैं रोहित शर्मा के एरा में, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं दी गई थी। और रोहित शर्मा जब आते हैं तो वो जो रणजी खेल रहे होते हैं या जो यंगस्टर्स होते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि हाँ अब शायद मौका मिल सकता है डेब्यू करने का, क्योंकि कैप्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बांटी गई हैं इन दिनों में, हमने बहुत सारी देखे। एक बार फिर से वेदर पर नजर डाल लेते हैं कि मौसम की जानकारी आपको देना जरूरी है, किस तरीके का वेदर रहने वाला है 5 दिन का, जिसमें पहले दिन 80% बारिश की आशंका जताई गई है, जिसमें बर्फबारी भी हो सकती है, ऐसी आशंका भी जताई गई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है। 8 मार्च को 40% बारिश की आशंका, 9 और 10 मार्च को 20% है, और 11 मार्च को फिर से बारिश की जो आशंका है वो 50% बताई गई है, यानी कि धर्मशाला टेस्ट बारिश की वजह से प्रभावित हो सकता है। अब मौसम को देखते हुए अखिल, सिंपल सा सवाल है, इंग्लैंड या फिर इंडिया? आप प्रेडिक्शन कर दीजिए, आज कौन जीत रहा है धर्मशाला टेस्ट? इंडिया 4-1। 4-1? मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे दोबारा कि आप नहीं, अब जो बोल दिया सो बोल दिया, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर है इनकी तो। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या धर्मशाला टेस्ट इंडिया जीत रही है या फिर इंग्लैंड जीत रही है। इसके अलावा जो सवाल है वो यही है कि आप अपने सवाल जरूर भेजते रहिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज़ नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।